नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जिसे सुनने के बाद आपके मन में एक ही सवाल उठेगा कि क्या इस देश में विरोध करना अब अपराध बन चुका है? क्या सरकार की आलोचना करना, नारे लगाना, असहमति जताना अब किसी नागरिक को उसके ही शहर से बेदखल करने का आधार बन सकता है? यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि मुंबई हाईकोर्ट की एक बेंच ने हाल ही में एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने पूरे कानूनी और राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। यह मामला जुड़ा है मुंबई पुलिस के एक आदेश से, जिसमें एक स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता को 1 साल के लिए शहर छोड़ने का हुक्म सुनाया गया था। वजह बताई गई थी कि उसने एक प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की थी। अब सवाल यह उठता है कि क्या नारेबाजी करना, चाहे वो कितनी भी तीखी क्यों ना हो, किसी को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने के लिए काफी है? इसी सवाल का जवाब तलाशने निकली अदालत, और जो टिप्पणियां सामने आई वो चौंकाने वाली हैं। ये पूरा मामला शुरू होता है 49 वर्षीय सैयद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी से। ये सज्जन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया नाम के एक संगठन के महासचिव बताए जाते हैं। मुंबई पुलिस के मुताबिक इन्होंने पिछले कुछ वर्षों में कई विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया और इन प्रदर्शनों के दौरान इनके खिलाफ कई प्राथमिकियां यानी एफआईआर दर्ज हुई। इन एफआईआर के आधार पर चंबूर इलाके के जोन नंबर 6 के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने 3 दिसंबर 2025 को एक एक्सटर्नमेंट ऑर्डर जारी किया, यानी शहर बदर करने का आदेश। इस आदेश का मतलब था कि अब्दुल वाहिद चौधरी को पूरे 1 साल के लिए मुंबई शहर से बाहर रहना होगा। यह सुनकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या किया होगा इस व्यक्ति ने कि पुलिस को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? तो जवाब है विरोध प्रदर्शन। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक इनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई थी, उनमें आरोप था कि इन्होंने प्रदर्शनों के दौरान बीजेपी सरकार मुर्दाबाद और अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए थे। अब यहीं से शुरू होती है इस कहानी की असली परत। अब्दुल वाहिद चौधरी ने इस एक्सटर्नमेंट ऑर्डर को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी। उनकी तरफ से अदालत में पेश हुए वकील पायोशी रॉय और इब्राहिम हरम्बत। इन वकीलों ने अदालत के सामने दलील रखी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ जितनी भी एफआईआर दर्ज की गई हैं, वो सभी भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 188 के तहत दर्ज हैं। यह धारा किसी सरकारी अधिकारी के आदेश का पालन न करने से जुड़ी है। वकीलों ने यह भी बताया कि ये सभी मामले उन प्रदर्शनों से जुड़े थे जिन्हें या तो चौधरी ने खुद आयोजित किया था या जिनमें वो शामिल हुए थे। इनमें नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर हुए विरोध, बाबरी मस्जिद से जुड़े मुद्दे और ज्ञानवापी परिसर को सील करने से जुड़े प्रदर्शन शामिल थे। अब वकीलों ने अदालत के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु रखा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 56, जिसके तहत यह एक्सटर्नमेंट ऑर्डर जारी किया गया, वो इस मामले में लागू ही नहीं होती। यह धारा पुलिस को सिर्फ उन मामलों में एक्सटर्नमेंट का अधिकार देती है जहां किसी व्यक्ति की गतिविधियों से किसी और व्यक्ति या संपत्ति को खतरा या नुकसान पहुंचने की आशंका हो। वकीलों की दलील थी कि सिर्फ नारेबाजी करने या प्रदर्शन में शामिल होने से यह शर्त पूरी नहीं होती। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस पूरी कार्रवाई ने उनके मुवक्किल को चुनावी प्रक्रिया से भी दूर कर दिया, जो कि लोकतांत्रिक असहमति को दबाने जैसा कदम है। दूसरी तरफ राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने अदालत में यह रुख अपनाया कि याचिकाकर्ता ने सरकार और उसके नेताओं के खिलाफ नारे लगाए थे, और चूंकि ये प्रदर्शन बिना पुलिस की अनुमति के आयोजित किए गए थे, इसलिए ये अपने आप में एक अपराध की श्रेणी में आता है। सरकार का यह तर्क सुनने के बाद जस्टिस माधव जामदार की सिंगल बेंच ने कुछ ऐसे सवाल पूछे जिन्होंने पूरी अदालत को सन्न कर दिया। जज साहब ने पुलिस से सीधा सवाल पूछा कि क्या सरकार की नीतियों का विरोध करने पर मुकदमे दर्ज करके नागरिकों को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है? उन्होंने यह भी पूछा कि आखिर इस देश के नागरिक किसी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकते? जस्टिस जामदार ने अपनी टिप्पणी में यह भी जोड़ा कि विरोध करना नागरिकों का मौलिक अधिकार है और यह लोकतंत्र में साफ तौर पर वर्णित है। उन्होंने पूछा कि याचिकाकर्ता ने सिर्फ नारे लगाए हैं, तो फिर इसके लिए एक्सटर्नमेंट जैसा कठोर कदम क्यों उठाया गया? इसके साथ ही अदालत ने पुलिस अधिकारियों को यह याद दिलाने की भी जरूरत महसूस की कि वो जनता के सेवक हैं, किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के निजी कर्मचारी नहीं। कोर्ट ने यहां तक कह डाला कि इस रवैये के लिए संबंधित अधिकारियों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सुनवाई के दौरान जस्टिस जामदार ने देश में चल रही राजनीतिक दल बदल की घटनाओं का जिक्र करते हुए एक हल्के फुल्के अंदाज में टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता चाहें तो पार्टी बदलने का विकल्प भी आजमा सकते हैं, जैसा कि आजकल कई नेता कर रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में हाल ही में हुई एक दुखद घटना का भी जिक्र किया, जिसमें एक स्कूल बस पर पेड़ गिरने से एक 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई थी, और सवाल उठाया कि जब राज्य विधानसभा में इस तरह के गंभीर मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, तब सदन में पीठासीन अधिकारी के चुनाव और दल बदल जैसे विषयों पर बहस हो रही थी। इस टिप्पणी के बाद कोर्ट रूम में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। अपने लिखित आदेश में जस्टिस जामदार ने पुलिस की इस कार्रवाई को दोषपूर्ण और मनमाना करार दिया।
उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 का हवाला देते हुए लिखा कि हर नागरिक को अपनी राय व्यक्त करने और सम्मान के साथ जीवन जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। जज साहब ने अपने आदेश में यह भी लिखा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि याचिकाकर्ता की गतिविधियों से किसी व्यक्ति या संपत्ति को कोई खतरा, नुकसान या भय उत्पन्न हुआ हो। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आईपीसी की धारा 188 के तहत जो अपराध बनता है उसमें अधिकतम सजा सिर्फ 1 महीने के कारावास की है और इतने मामूली अपराध के आधार पर किसी नागरिक को उसके शहर या राज्य से बाहर निकालने का आदेश जारी नहीं किया जा सकता। जस्टिस जामदार ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए यह भी स्पष्ट किया कि एक्सटर्नमेंट का आदेश एक असाधारण उपाय है जो किसी नागरिक को पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने के उसके मौलिक अधिकार से वंचित कर देता है। उन्होंने लिखा कि किसी नागरिक को सिर्फ इसलिए शहर से बाहर नहीं निकाला जा सकता क्योंकि उसने केंद्र सरकार के कुछ फैसलों का विरोध किया है। अंततः अदालत ने पुलिस के एक्सटर्नमेंट आदेश को पूरी तरह रद्द कर दिया और अब्दुल वाहिद चौधरी को बड़ी राहत मिली। अब यहां पर यह समझना जरूरी है कि यह पूरा मामला सिर्फ एक व्यक्ति या एक शहर तक सीमित नहीं है। यह सवाल उठाता है कि विरोध और असहमति को लेकर हमारे कानून प्रवर्तन तंत्र का रवैया क्या होना चाहिए। अदालत की यह टिप्पणी कि क्या नागरिकों को गुलाम बनाया जा रहा है, यह कोई राजनीतिक बयान नहीं बल्कि एक न्यायिक अवलोकन है जो अदालत के आदेश में दर्ज हुआ है। और यही वजह है कि यह मामला सिर्फ कानूनी गलियारों में नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर एक तबका इस फैसले को नागरिक अधिकारों की जीत बता रहा है तो वहीं सरकार समर्थक माने जाने वाले कुछ लोग इसे कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बता रहे हैं। यह बहस आने वाले दिनों में और तेज होने वाली है क्योंकि यह सवाल सीधे तौर पर जुड़ा है कि आखिर एक लोकतंत्र में विरोध की सीमा क्या होनी चाहिए। अब बात करते हैं इस पूरे मामले की उन परतों की जो सतह के नीचे छिपी हैं और जिन्हें समझे बिना आप इस फैसले की असली गहराई को नहीं जान पाएंगे। सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर एक्सटर्नमेंट यानी शहर बदर करने का यह कानून आया कहां से और इसका इस्तेमाल किन हालातों के लिए किया जाना चाहिए था। महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की जिस धारा 56 का इस्तेमाल इस मामले में किया गया वो मूल रूप से बनाई गई थी उन अपराधियों के खिलाफ जो संगठित अपराध, गुंडागर्दी या हिंसा फैलाने की गतिविधियों में शामिल होते हैं। यह कानून उन खतरनाक तत्वों पर लगाम कसने के लिए था जिनकी मौजूदगी किसी इलाके में शांति और कानून व्यवस्था के लिए सीधा खतरा बनती है। लेकिन इस मामले में जो हुआ वो इस कानून की मूल भावना से बिल्कुल उलट नजर आता है। यहां एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ यह कठोर कानून इस्तेमाल किया गया जिस पर आरोप था कि उसने सरकार विरोधी नारे लगाए। न कोई हिंसा, न कोई संपत्ति को नुकसान, न किसी की जान को खतरा, सिर्फ शब्द, सिर्फ नारे और उन्हीं नारों के आधार पर एक नागरिक को उसके अपने शहर से 1 साल के लिए बेदखल कर दिया गया। यहीं पर जस्टिस जामदार की टिप्पणी और भी वजनदार हो जाती है। उन्होंने अपने आदेश में जिस तरह से कानून के मूल उद्देश्य और उसके दुरुपयोग के बीच का फर्क स्पष्ट किया वो कानूनी जानकारों के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल बीते कुछ वर्षों में देश के अलग अलग राज्यों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां प्रदर्शनकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और असहमति जताने वाले नागरिकों के खिलाफ ऐसे प्रावधानों का इस्तेमाल किया गया जो मूल रूप से गंभीर आपराधिक गतिविधियों के लिए बनाए गए थे। कानूनी विशेषज्ञ लंबे समय से यह चिंता जताते रहे हैं कि जब प्रशासनिक शक्तियों का इस्तेमाल असहमति को कुचलने के लिए किया जाने लगे तो यह किसी भी लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक संकेत होता है। और यही वजह है कि जस्टिस जामदार का यह फैसला सिर्फ एक व्यक्ति को राहत देने भर का मामला नहीं है बल्कि यह एक नजीर बनने जा रहा है जिसका हवाला आने वाले वर्षों में ऐसे ही दूसरे मामलों में दिया जा सकता है। अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर पुलिस प्रशासन ने इतना बड़ा कदम उठाने से पहले इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई। कोर्ट में पेश हुए दस्तावेजों के मुताबिक चौधरी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज थी वो 2019 से लेकर 2024 के बीच की थी, यानी 5 साल के अलग अलग समय पर अलग अलग मुद्दों को लेकर हुए प्रदर्शनों से जुड़ी हुई थी। इनमें नागरिकता कानून का विरोध, धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादित मुद्दे और स्थानीय स्तर की राजनीतिक गतिविधियां शामिल थी। लेकिन इन सभी पुराने मामलों को इकट्ठा करके अचानक 2025 के आखिर में एक्सटर्नमेंट का नोटिस थमाना, यह टाइमिंग भी कई सवाल खड़े करती है। याचिकाकर्ता के वकीलों ने अदालत में यह भी दलील दी कि यह पूरी कार्रवाई जानबूझकर उस वक्त शुरू की गई जब आगामी चुनावी प्रक्रिया करीब थी ताकि याचिकाकर्ता को उससे दूर रखा जा सके। हालांकि अदालत ने अपने फैसले में इस राजनीतिक पहलू पर सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन तथ्यों की जो समय रेखा सामने आई उसने कई हलकों में यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया कि क्या यह कार्रवाई वाकई कानून व्यवस्था के लिए थी या फिर किसी और मकसद से प्रेरित थी। इस पूरे प्रकरण में एक और दिलचस्प पहलू है, वो है अदालत की उस टिप्पणी का जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र सहित पूरे देश में चल रही दल बदल की राजनीति पर तंज कसा।
जब जज साहब ने याचिकाकर्ता से हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि वो चाहें तो पार्टी बदलने का विकल्प भी आजमा सकते हैं, तो ये सिर्फ एक हंसी मजाक की बात नहीं थी। इसके पीछे एक गहरी और तीखी टिप्पणी छिपी हुई थी, जो मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था की उस विडंबना की तरफ इशारा करती है जहां बड़े बड़े जनप्रतिनिधि बिना किसी कानूनी कार्रवाई के डर के अपनी पार्टियां बदलते रहते हैं, जबकि एक आम नागरिक को सिर्फ नारे लगाने की वजह से अपने ही शहर से बेदखल कर दिया जाता है। यह तुलना अपने आप में इस बात की गवाही देती है कि हमारे समाज में सत्ता के गलियारों और आम जनता के बीच कानून का पैमाना कितना अलग अलग तरीके से लागू होता है। इसके अलावा अदालत ने जिस तरह से विहान श्रीवास्तव नाम के 10 वर्षीय बच्चे की दुखद मौत का जिक्र करते हुए विधानसभा की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाया, वो भी इस फैसले का एक बेहद संवेदनशील हिस्सा है। जज साहब का यह कहना कि जब राज्य में एक मासूम बच्चे की जान जाने जैसी घटना हो रही हो, तब विधानसभा में गंभीर मुद्दों की बजाय राजनीतिक दल बदल पर बहस होना, यह हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों की प्राथमिकताओं पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यह टिप्पणी दिखाती है कि अदालतें अब सिर्फ कानूनी बिंदुओं तक सीमित नहीं रह रही, बल्कि वो उस व्यापक सामाजिक और राजनीतिक माहौल पर भी अपनी राय रखने से नहीं हिचक रही जिसमें ये मामले घटित हो रहे हैं। अब इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस फैसले का असर सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहने वाला। कानूनी जानकारों का मानना है कि यह फैसला देश भर की उन अदालतों के लिए एक संदर्भ बिंदु बन सकता है जहां इसी तरह के एक्सटर्नमेंट या निवारक कार्रवाई से जुड़े मामले लंबित हैं। पिछले कुछ सालों में देश के विभिन्न राज्यों से ऐसी कई खबरें आई हैं जहां प्रदर्शनकारियों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्रशासनिक शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्हें या तो हिरासत में लिया गया या उनकी गतिविधियों पर पाबंदी लगाई गई। ऐसे में जस्टिस जामदार का यह फैसला उन तमाम मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी नजीर बन सकता है जहां पीड़ित पक्ष यह तर्क दे सकेगा कि सिर्फ विरोध प्रदर्शन में भाग लेना या नारेबाजी करना किसी नागरिक को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित करने का आधार नहीं हो सकता। लेकिन इस पूरे प्रकरण से एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि आखिर ऐसे मामलों की संख्या कम क्यों नहीं हो रही। अगर एक तरफ अदालतें बार बार यह स्पष्ट कर रही हैं कि विरोध करना नागरिकों का मौलिक अधिकार है, तो दूसरी तरफ प्रशासनिक अमला बार बार इसी तरह के आदेश जारी करने से बाज क्यों नहीं आ रहा। क्या यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही है या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति काम कर रही है जिसके तहत असहमति की आवाजों को कानूनी पचड़ों में उलझाकर उनकी ऊर्जा और समय बर्बाद कर दिया जाता है, भले ही अंततः अदालत में उन्हें राहत मिल जाए। यह सवाल आज सिर्फ इस एक मामले तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे लोकतांत्रिक ढांचे की उस बुनियादी परीक्षा से जुड़ा है जिसमें यह तय होना है कि आखिर एक आम नागरिक की आवाज को कितनी जगह दी जानी चाहिए और सत्ता में बैठे लोगों की आलोचना करने की सीमा कहां तक होनी चाहिए। तो दोस्तों, यह था पूरा मामला जिसमें एक अदालत ने बड़ी साफगोई से यह सवाल पूछा कि क्या नागरिकों को गुलाम बनाया जा रहा है, और यह सवाल आज पूरे देश के सामने एक आईना बनकर खड़ा है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो, अगर आपको लगता है कि नागरिक अधिकारों से जुड़े ऐसे मामलों पर बात होनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि यह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जब भी हम ऐसी कोई महत्वपूर्ण खबर लेकर आएं, आपको तुरंत सूचना मिल जाए। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इस फैसले पर आपकी क्या राय है। क्या आपको लगता है कि विरोध करने का अधिकार और सरकार की आलोचना करने की आजादी, ये दोनों आज के दौर में सुरक्षित हैं? इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि हम सबके संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा एक बेहद जरूरी मुद्दा है। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।